एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंसिडरेशन और हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के वैल्यूज या फिर कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो आज हम उसी के फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे जिसमें अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में फर्स्ट हमारा आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए जो भी पार्टीज एंटर करेंगी वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री कंसेंट, मतलब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो दोनों पार्टीज हैं उनकी विल क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। कोई भी दबाव डाल के हम किसी भी पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेके आ सकते, उनको फ्रीली छोड़ना है, वो अपनी मर्जी से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। देन लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो कंसिडरेशन के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए और साथ में क्या ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल। मतलब जिस बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा लॉफुल। देन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर किसी भी टाइप से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। वर्ड का मतलब क्या है, हम उसको एनफोर्स करा ही नहीं सकते, तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं करना जो क्या है शुरू से ही हमें बोल रखा है वर्ड है। तो पहले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी क्या होता है, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कैपेसिटी है वो क्या बोलता है कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कब हम बोलेंगे जो पार्टी है वो क्या है, कॉम्पिटेंट है। उसके लिए तीन कंडीशन है। सबसे पहले पर्सन हु अटेंड एज ऑफ मेजोरिटी, पर्सन 18 ईयर से ज़्यादा का है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। इसके अगेंस्ट एक वर्ड होता है माइनर। माइनर क्या होता है, जो 18 ईयर से कम एज का होता है वो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो फर्स्ट कंडीशन है पर्सन हु अटेंड एज ऑफ मेजोरिटी। देन साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब क्या है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे उस पर्सन की इतनी एबिलिटी है, इतनी मेंटल कैपेसिटी है कि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ सकता है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम सारी जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं या फिर जिसके सब्जेक्ट मैटर है जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसको अगर अच्छे से समझ पा रहा है तो वो बंदा क्या हमारा साउंड माइंड का, तो वो क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर वो मेंटल इलनेस की वजह से या फिर कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से उसको समझने की शक्ति में नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, अनसाउंड माइंड का, और वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। देन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, उस पर्सन को किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई ना किया हो। जैसे हो सकता है कि किसी कोई पर्सन है उसने किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट में ये मिला कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता, तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो जो भी पर्सन है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में एग्जांपल्स क्या हैं, फॉरेन सवर्जेंस, एलियन एनिमी, कन्विक्ट्स या इंसॉल्वेंट। जैसे कोई वर्ल्ड वार चला हुआ है तो हमारी जो एनिमी कंट्री है उनके पर्सन से हमें डीलिंग नहीं करनी चाहिए, वो किसका पार्ट आ जाएंगे, हमारी एलियन एनिमी का, और वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर इंडिया का कोई बंदा किसी एलियन एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी क्या नहीं होगा, वैलिड। अब ये तो थे हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या पढ़ा, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब हम कुछ लॉ पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, माइनर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो लॉज रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब कोई भी माइनर है 18 ईयर से कम एज का बंदा है तो उससे हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया वो शुरू से ही क्या है, वॉइड है, वो कभी भी एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता। देन नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, अब हमने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब वो मेजर हुआ उसके बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म नहीं करवा सकते, उसको रेटिफाई भी नहीं कर सकते। वैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब वो वॉइड ही है तो उसको बाद में एनफोर्स करवाने का क्वेश्चन ही नहीं राइज होता, तो रेटिफिकेशन भी उसकी नहीं हो सकती। देन माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब जो माइनर है वो हमेशा अपनी माइनॉरिटी का क्या है, फायदा उठा सकता है। अब वो किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करता है और मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि वो मेजर है, लेकिन फिर भी वो लाइबल नहीं होगा, बेशक से उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना दी हो, वो हमेशा अपनी माइनॉरिटी की वजह से बच सकेगा। उसका सिर्फ बेनिफिट्स में राइट होता है, लाइबिलिटी उसकी कभी भी क्रिएट नहीं होती। देन लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज,
अब माइनर है, उसकी नेसेसरीज हमने पे करी, तो उसके लिए उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, पर कंडीशन क्या है, वो उसके लिए असेंशियल थिंग्स होनी चाहिए और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक ही होनी चाहिए। ये नहीं हम उसको लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद उसकी डिमांड कर रहे हैं, वो चीज़ एनफोर्सेबल नहीं है। तो जो नेसेसरीज हैं जो उसके लिए ज़रूरी थी और सिर्फ स्टैंडर्ड मतलब एज नॉर्मल पीपल जो यूज़ करते हैं, अगर वो हम उसको सप्लाई करते हैं, जैसे उसकी एजुकेशन हो सकती है, उसके फूड हो गया, क्लोथ्स वगैरह हो गए, तो उसके लिए हम क्या है एनफोर्सेबल हो सकता है। अब मान लो कोई माइनर है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उसके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने या फिर किसी भी पार्टी ने उसको जो असेंशियल चीज़ें हैं वो उसको सप्लाई करी हैं, तो उसके लिए जो माइनर का एस्टेट है उसमें से वो क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। अब माइनर के बिहाफ पे किसी उसके गार्जियन ने, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ने, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसमें लाइबिलिटी जो क्रिएट होगी वो किसकी क्रिएट होगी, गार्जियन की, ना कि माइनर की। देन नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। देन माइनर कैन बी एजेंट। अब एजेंसी के रूल्स है, अब कोई भी प्रिंसिपल क्या है, किसी भी माइनर को उसका एजेंट बना सकता है, पर उस एजेंट के थ्रू उसके एक्ट के लिए लायबल सिर्फ उसका प्रिंसिपल होगा, माइनर कभी भी उसके एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा। देन माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। अब माइनर ने किसी भी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ज़रूरी नहीं कि उसके गार्जियन उसको मानेंगे। अब उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर गार्जियन उसको ना परफॉर्म करना चाहे तो वो मना कर सकते हैं। कभी भी उसके पेरेंट्स या फिर उसका गार्जियन या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी माइनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होता। देन पार्टनरशिप। अब माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्ड होता है, तो इस बिहाफ से माइनर पार्टनरशिप में भी नहीं आना चाहिए। पर कंपनीज में एक एक्सेप्शन दी गई है कि माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, लेकिन कब, जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट मिले और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। तो ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विद माइनर इज void, but he can enter into the partnership from the consent of all the partners and for the benefits only. Then liability for torts. इसमें क्या है, हमने माइनर को अपनी कोई गुड्स वगैरह दी थी उसको यूज़ करने के लिए, पर उसने क्या किया, उन गुड्स को खुद के यूज़ करने की बजाय कहीं और आगे दे दी और उसको हमें कोई लॉस हुआ, तो उस केस में माइनर क्या होगा, लायबल होगा। अब जैसे मैंने अपना हॉर्स दिया था किसी माइनर को उसकी राइडिंग के लिए, पर उसने क्या किया, वो उसके फ्रेंड को दे दिया और मेरे जो हॉर्स था उसको चोट लगी, तो उस इंजरी के लिए माइनर लायबल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ उसके यूज़ के लिए दिया था, पर उसने फर्दर आगे किसी और को दिया, तो वो उसकी मिस्टेक है, उस केस में माइनर की लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कि किस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हम मानते हैं वो लीगल है या लॉफुल है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, मतलब हर सिचुएशन में वो लॉफुल होता है, किसको छोड़ के, इन 6 कंडीशंस को छोड़ के। फर्स्ट इज इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग उस वर्क को क्या बोल रखा है, पनिशेबल, मतलब अगर हम वो करेंगे तो उसकी वजह से पेनल प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे लॉ के, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी होगी, तो क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ। इट वुड डिफीट प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब अगर हम वो काम करें या फिर लोग उसको एप्लीकेबल भी कर दे, उस वर्क को लीगल भी कर दे या फिर अलाउ भी कर दे, तो उसकी वजह से किसी अदर लॉ के प्रोविजन क्या होंगे, डिफीट, तो उस केस में वो क्या आ जाएगा, इलीगल। देन इट इज फ्रॉडलेंट, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो किसी फ्रॉड के पर्पज से, किसी भी पार्टी को चीट करने के पर्पज से कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इलीगल, जिसकी वजह से हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी या फिर सामने वाले पर्सन को हम इंजरी पहुंचा रहे हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टी को। अब मान लो किसी राइटर ने अपने कॉपीराइट्स करवा रखे हैं और हम सेम बुक को क्या करवा रहे हैं, पब्लिश करवा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, इलीगल, हम उसके कॉपीराइट्स के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते, उसके कॉपीराइट्स को डिफीट नहीं कर सकते। देन इट इज़ इमोरल, वो किसी भी तरीके से गलत हो, मतलब जो हम काम करना चाहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में फॉर्म कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, गलत। देन इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, वो किसी अदर लॉ के प्रोविजंस को डिफीट ना करे, फ्रॉडलेंट पर्पस से हमें नहीं करना, और उसके बाद हमारे उस एक्ट की वजह से किसी भी पार्टी को इंजरी नहीं होनी चाहिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी को,
और वो क्या होना चाहिए, हमारा मॉरल और पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब हमारी बात आती है कि कौन से ऐसे एक्ट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। तो एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, फर्स्ट इज ट्रेडिंग विद एनिमी, मतलब जब वर्ल्ड वार के टाइम पे हम किसी भी एनिमी कंट्री से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, इलीगल वर्क है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। देन इट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में क्या है, कोई भी हमने केस कर रखा है और हम उसको अब क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वापस ले रहे हैं, किसकी वजह से, क्योंकि सामने वाली पार्टी हमें उसके लिए पैसे देने के लिए रेडी हो गई है। तो कोई भी लिटिगेशन को हम जब वापस निकालते हैं, किसकी वजह से, सामने वाली पार्टी हमें पैसे देने के लिए रेडी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अब इसमें दो तरीके के हो सकते हैं, जो लिटिगेशन होती है वो हो सकती है कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल में क्या है, जो हमारे नॉर्मल लॉ से रिलेटेड होती है। एग्जांपल, एक कार वाला है और एक स्कूटर वाला है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब स्कूटर वाले ने क्या किया, कार वाले के अगेंस्ट केस कर रखा है, तो अब कार वाला क्या बोलता है, तू इस केस को वापस ले ले, जो भी तेरे स्कूटर के रिपेयरिंग चार्जेस होंगे वो मैं तुझे पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ये कौन सी लिटिगेशन होते हैं, कंपाउंडेबल, मतलब उसके जब रिपेयरिंग चार्जेस वो देने के लिए रेडी है तो उससे एक्स्ट्रा तो उस पर कोई पेनल्टी वैसे भी नहीं लगनी, तो अगर वो वापस ले भी लेता है तो इसकी वजह से कोई भी गलत नहीं है, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, वो ऐसा कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको अपने रिपेयरिंग चार्जेस मिल चुके हैं। पर कई ऐसे लिटिगेशन होते हैं जो अनकंपाउंडेबल होते हैं। अब मान लो जैसे कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर ड्रग्स वगैरह की सप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पेनल प्रोविजन लगता है, पेनल्टी लगती है, तो अगर फिर उस केस को वापस लेते हैं तो वो क्या होता है, अनकंपाउंडेबल। तो जो कंपाउंडेबल हमारे ऑफेंसेस हैं, अगर हम उनको वापस लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको ले सकते हैं। पर अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस को हम वापस लेते हैं तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। देन मेंटेनेंस एंड चैम्बर्टी, इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करती है कि वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस करे। अब मेंटेनेंस में तो क्या है, उसका उस जो पार्टी थर्ड दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर चैम्बर्टी में क्या होता है, वो किस पर्पज के लिए करती है कि तू केस करेगा और जो भी रिटर्न हमें मिलेगा ना वहाँ से हम उसको डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो ये मेंटेनेंस एंड चैम्बर्टी में क्या है कि हम गलत तरीके से किसी दूसरी पार्टी को थर्ड पार्टी के ऊपर अगेंस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज। अब पब्लिक जॉब्स होती हैं जिसमें कोई भी बंदा के क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है, जो भी उसके लिए बेस्ट क्वालिफाइड होगा, पर हम उसको करने की बजाय किसी नॉन पार्टी को वहाँ पे लगवाना चाहते हैं और उसके लिए एग्रीमेंट करें सामने वाली पार्टी से, तो वो भी क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी जो पब्लिक ऑफिसर है उसको रिटायरमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो अगर इस जॉब से रिटायरमेंट ले लेगा तो मैं तुझे इतने पैसे देने के लिए रेडी हूँ। हम इस किसके लिए ये चीज़ कर रहे हैं, हम किसी अपनी नॉन पार्टी को वहाँ लगवाने के लिए, तो वो चीज़ क्या है, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज, जो कि अपोजिट है किसके, पब्लिक पॉलिसी के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा। देन एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। अब मैंने एग्रीमेंट किया है किसके लिए, ताकि मेरी मोनोपोली क्रिएट हो जाए, मोनोपोली क्रिएट होएगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरी पावर क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद मैं डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता हूँ अपने कस्टमर से। तो मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए जो भी मैं किसी से एग्रीमेंट करूँगी वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और वो है अनएनफोर्सेबल। देन मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अब किसी पार्टी से मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैरिज तुलवाने के लिए कि अगर तूने इस बंदे से मैरिज नहीं की तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, तो ये क्या है हमारा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हम मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट नहीं कर सकते। देन इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, किसी भी जस्टिस के काम में रुकावट डालने के लिए या फिर उसको रिश्वत देने के लिए, वो भी क्या होता है हमारा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे कोई भी लिटिगेशन चली हुई है तो उस केस में हम जज को क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, तो वो क्या हमारी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देन इंटरेस्ट अगेंस्ट ओब्लिगेशन, इसमें क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, और अब किसी कोई थर्ड पार्टी है ए, वो कंपनी के साथ या पार्टनरशिप फॉर्म के साथ क्या करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। तो जो पार्टनर एक्स है वो उस थर्ड पार्टी को क्या बोलता है कि मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पार्टनरशिप फॉर्म से करवा दूंगा, पर उसके लिए तू मुझे प्राइवेटली 20,000 रुपये देगा और इसके बारे में दूसरे पार्टनर्स को नहीं बताएगा। तो वो चीज़ क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका जो कंसिडरेशन है
वो ही अनलॉफुल है, पार्ट में हो या फुल हो तो वो भी क्या हो जाता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और अनएनफोर्सेबल। तो हमारा आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें बता रखा है कि वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से हैं। वर्ड एग्रीमेंट्स में फर्स्ट है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर हम किसी भी पर्सन की मैरिज के तोड़वाने का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ड एग्रीमेंट। पर इसकी एक एक्सेप्शन है माइनर। माइनर की मैरिज अगर हम करवाते हैं तो वो क्या है लॉ के अगेंस्ट है। तो अगर हम माइनर की मैरिज तोड़वा रहे हैं तो वो कभी भी वर्ड एग्रीमेंट में काउंट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वैलिड। देन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में हम किसी भी पर्सन को कोई भी ट्रेड प्रोफेशन या बिजनेस को कंडक्ट करने से नहीं रोक सकते। अगर हम किसी भी पर्सन को उसके बिजनेस को रन करने के लिए रोकते हैं तो वो क्या होता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, अब जेड वहाँ से क्या हो रहा है रिटायर, तो अब जब वो रिटायरमेंट ले रहा है तो वो एक्स और वाई से क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो इतने स्पेसिफिक टाइम पर तक स्पेसिफिक जगह पे वो क्या नहीं करेगा सेम नेचर का बिजनेस कंडक्ट नहीं करेगा, तो वो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में काउंट नहीं होता, वो हमारा वैलिड होता है। ऐसे ही अगर कोई भी एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय उसका क्या प्रॉमिस करता है कि वो किसी अदर एम्प्लॉय के अंडर काम नहीं करेगा जब तक वो उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज देगा, तो ये कभी भी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में काउंट नहीं होता, ये हमारे क्या होता है वैलिड एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी भी बंदे को हम कोर्ट में जाने के लिए उसके जो लॉफुल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए अगर रोकते हैं, ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा वर्ड। मतलब किसी भी बंदे को हम कोर्ट में जाने से उसके राइट्स को एनफोर्स करवाने से कभी भी रोक नहीं सकते किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू, अगर करते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ड एग्रीमेंट्स। देन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, हमने जिस बारे में बात की, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो हमारा मीनिंग था वही क्या है अनसर्टेन, हमें यही नहीं पता कि हम स्पेसिफिक बात किस चीज़ की कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ड एग्रीमेंट्स। इसका एग्जांपल ए ने बी को बोला कि वो उसको 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करेगा, अब उसने यही नहीं बताया कि वो विच टाइप ऑफ ऑयल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीनिंग इज अनसर्टेन, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा वर्ड। देन वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है हम बेट लगाते हैं कि हम सम ऑफ मनी पे करेंगे कब किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग की वजह से। जैसे हमने बोला कि अगर मैंने किसी सामने वाली पार्टी को बोला कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी अगर आज बारिश हुई, तो ये क्या है हमारा अनसर्टेन इवेंट बारिश होना। तो अगर इस टाइप का हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं वो क्या होता है वेजरिंग में काउंट होता है और वो क्या होता है हमारा वर्ड। अब हमारा टॉपिक आता है असेंशियल्स ऑफ अ वेजर एग्रीमेंट। फर्स्ट इज प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। तो अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वेजरिंग मानना है तो उसके लिए फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन क्या है कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, मनी या फिर मनी वर्थ। बेस्ड ऑन इवेंट्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बेस पे। अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट, जो इवेंट है वो क्या होना चाहिए अनसर्टेन। टू पार्टीज ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लॉस, टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों के पास इक्वल चांस है कि वो विन भी कर सकते हैं या फिर वो लूज भी हो सकते हैं। कॉमन इंटेंशन टू बैट, और दोनों पार्टीज की कॉमन इंटेंशन है कि वो बैट करना चाहते हैं। नो इंटरेस्ट इन द इवेंट, अब जो वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें उस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उससे क्या है कि उस इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की वजह से वो बैट लगा रहे हैं, अगर जो पार्टी जीतेगी उसको मनी पे कर देगी, जो हारेगी वो पे करेगा। देन ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर गैम्बलिंग, किन किन ट्रांजैक्शन को हम गैम्बलिंग में या फिर वेजरिंग में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट लॉटरी ट्रांजैक्शंस, जो भी होते हैं लॉटरी वगैरह आती है न्यूज़पेपर में आती हैं, जिसे हम बोलते हैं गेम ऑफ चांस, कि अगर हमारा तुक्का लगा तो हम जीत सकते हैं, पैसे जीत सकते हैं, वो चीज़ किसमें इंक्लूड होती है हमारी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन, क्रॉसवर्ड पजल्स कॉम्पिटिशन में क्या होता है जो हमारे नॉलेज वगैरह पे बेस्ड होते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उसमें पजल्स वगैरह आते हैं, अगर हम उनको सोल्व करेंगे और जो उनका प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन है अगर उससे वो मैच कर जाता है तो हम जीत जाते हैं और हमें पैसे मिलते हैं, वो भी क्या है वेजरिंग का पार्ट। पर इसमें क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन्स में एक लिमिट है, अगर वो ₹1000 तक हम विन करते हैं तो वो वेजरिंग का पार्ट नहीं होता, अगर 1000 से ज़्यादा है तो वो वेजरिंग का पार्ट माना जाता है।
स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है सट्टा लगाना। अब हम शेयर मार्केट में प्राइस कम होते ही शेयर्स परचेज कर लेते हैं और जैसे उनका प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उनको सेल कर देते हैं। वो चीज़ क्या होता है? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। देन आता है हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस। कोई भी हॉर्स रेस हो रही है, उसमें हम क्या बेट लगा लेते हैं कि ये वाला हॉर्स ही जीतेगा, अगर हारा तो तुम मुझे पैसे पे करेगा। तो वो सब किसका पार्ट है? वेजरिंग एग्रीमेंट का। और ये हमेशा क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट्स। अब ट्रांजैक्शंस रिसेंबलिंग विद वेजरिंग ट्रांजैक्शन बट आर नॉट वॉइड। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हैं जो हमें लगता तो है कि वो वेजरिंग जैसी हैं, पर वो वॉइड नहीं है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो वैलिड है। फर्स्ट इज चिट फंड। इसमें क्या होता है? कोई कमेटी हम बना लेते हैं कि जिसमें पैसे वगैरह की होती है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं और उस चिट में जिसका भी नाम होता है वो पैसे उसको मिल जाते हैं। वो चीज़ क्या है? वेजरिंग जैसी है कि अनसर्टेन है कि उसमें से क्या पता किसका नाम निकलेगा, पर वो क्या है? वॉइड नहीं है। देन आता है कॉमर्शियल शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस। अब हम शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, ज़रूरी नहीं वो स्पेकुलेटिव मोटिव से ही हो। अगर वो स्पेकुलेटिव है, हमें लगाना ही सकता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, तब तो वो वेजरिंग का पार्ट है। अदरवाइज अगर हम जनरली शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं तो वो कभी भी वेजरिंग का पार्ट नहीं होते। देन गेम्स ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स। मतलब कोई भी गेम्स वगैरह हैं जिसमें हमारी नॉलेज इंक्लूड होनी है, हमारी माइंड का यूज़ होनी है, वो स्पेकुलेटिव या फिर वो वेजरिंग का पार्ट नहीं है। जैसे इसमें क्रॉसवर्ड पजल्स लेस देन अमाउंट 1000 भी इंक्लूड होते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जैसे हमने मान लो गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, अगर उसमें लॉस बाय फायर लगाते हैं तो अगर आग लगी, वैसे तो अनसर्टेन है, इवेंट पे बेस्ड है कि आग लगेगी या नहीं, फिर भी वो क्या नहीं होता? वेजरिंग एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता। अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में टू इंडेमनीफाई द लॉस, मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस लिए करते हैं? सामने वाली पार्टी को लॉस से बचाने के लिए। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर का अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो ताकि उसके गुड्स के अगेंस्ट उसको सेफ्टी मिल जाए, उसके लिए क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। और वेजरिंग में क्या होता है? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। और वेजिंग में क्या होगा? कोई भी अनसर्टेन इवेंट होगा, अगर वो हैपन हुआ या नॉन हैपनिंग पे बेस्ड होगा, जो भी पार्टी उसमें जीतेगी उसको हम मनी या मनी वर्थ दे देंगे। सेकेंड आता है म्यूचुअल कंसिडरेशन प्रीमियम एंड कंपनसेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस देती है वो तो क्या है? उसको लॉस से बचाने के लिए प्रॉमिस करती है, और जो इंश्योरर है जो भी इंश्योरेंस करवाता है वो क्या करता है कि टाइम टू टाइम एक प्रीमियम पे करता है। तो इसमें कंसिडरेशन होती है, म्यूचुअल कंसिडरेशन। और इसमें वेजिंग एग्रीमेंट में क्या? कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, वो तो बस विनर को पैसे मिल जाएंगे और लूजर हार जाएगा। थर्ड है वैलिड एंड एनफोर्सेबल। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमारा वैलिड होता है और इसको हम एनफोर्स करवा सकते हैं। पर वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? हमारा वॉइड, अनएनफोर्सेबल। अब प्रीमियम बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में है तो जो प्रीमियम बनेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी को हम पे करेंगे, वो किस पे बेस्ड होगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे। और वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? बेनिफिशियल टू सोसाइटी, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए है। जैसे मैन्युफैक्चरर है, उसको अपने जो गुड्स वगैरह हैं उसको लॉस होने का डर है, तो उसको बचाने के लिए वो क्या होता है? सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल। पर जो वेजरिंग एग्रीमेंट उसको माना जाता है वो क्या है? पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है। तो ये दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट।